तो आप सभी का स्वागत है देवेंद्र क्लासेस यूट्यूब चैनल में। टॉपिक हमारा ज्योग्राफी का, जैसा कि लगातार मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। आप प्ले लिस्ट में जाकर के सारे पुराने टॉपिक्स को पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए। आने वाले एग्जाम्स में ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला है आपके लिए। एक एक टॉपिक मेरा, एक एक क्लास और एक एक वीडियो जो मैं पढ़ा रहा हूँ आपके लिए, है ना। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ, पिछले सालों में जितने एग्जाम्स में पूछे गए हैं क्वेश्चन, वो मैं लेकर के आता हूँ। और जितने भी टॉपिक से जुड़े हुए संबंधित क्वेश्चंस हो सकते हैं किसी भी टॉपिक में, जैसे आज प्रसिद्ध पहाड़ियों का टॉपिक है, भूगोल का। तो भारत में जितनी भी पहाड़ियाँ स्थित हैं, वैसे तो बहुत सारी पहाड़ियाँ हैं, पर्वत श्रृंखलाएं हैं, पठार हैं, लेकिन उनमें से जो एग्जाम में ज़्यादातर पूछी गई हैं वही पहाड़ियों को मैंने कवर किया है इसमें, ठीक है। तो कुछ पर्वत श्रेणियों को मैंने इसमें शामिल किया है और कुछ प्रसिद्ध पहाड़ियों को शामिल किया है। तो वीडियो में अंत तक बने रहेंगे, और यदि चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो देखेंगे भारत की प्रसिद्ध पहाड़ियों को, जो कि कई बार एग्जाम में लगातार रिपीटेड आती हैं। बहुत सारी ऐसी पहाड़ियाँ हैं, जो टॉपिक जो मैंने लिखा है इसमें लगातार पुलिस के पेपर में, एसआई के पेपर में, या बहुत सारे अलग अलग एग्जाम्स में पूछी गई है, ठीक है। तो क्लास में अंत तक बने रहेंगे और देखते हैं मेरे साथ भारत की प्रसिद्ध पर्वत श्रेणियों को और पहाड़ियों को। तो ये मैंने टॉपिक पहाड़ियों का लिखा हुआ है, आपके सामने लिखा हुआ है, ठीक है। भारत की प्रसिद्ध पहाड़ियाँ और श्रेणियों की बात करेंगे, ठीक है। कुछ श्रेणियां भी मैंने शामिल करी हैं जो एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछी गई हैं और रिपीटेड है। तो देखिए, सबसे पहले मैंने ये लिखा हुआ है, या कार्डामम की पहाड़ियां, है ना। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लिख लीजिएगा इसे नोट करते समय आप। कार्डामम की पहाड़ियां, इन्हीं कार्डामम की पहाड़ियों को इलायची की पहाड़ियां भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इलायची की पहाड़ियां। तो दूसरा नाम क्या लिख लेंगे आप यहाँ? इलायची की पहाड़ियां भी बोलते हैं इनको। ये इंग्लिश का शब्द है, इसी को ऐसे बोलेंगे हिंदी में, इलायची की पहाड़ियां, ठीक है। तो कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि इलायची की पहाड़ियां कौन से राज्य में स्थित है, या कौन से घाट में स्थित है, या कार्डामम की पहाड़ियां कहाँ हैं। दोनों नाम आते रहते हैं, आप दोनों को याद रखिएगा, इलायची आए या कार्डामम आए। तो आंसर देखो क्या है, थोड़ा सा मैंने डिटेल में लिखा है आपको समझाने के लिए। होने को एक सेकंड में इसका आंसर है कि केरल राज्य लगा दीजिए आंसर। इलायची की पहाड़ियां या कार्डामम की पहाड़ियां केरल के बिल्कुल दक्षिणी हिस्से में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? दक्षिणी हिस्से में। लेकिन फिर भी देखो आप, अगर आपसे घाट पूछे तो पश्चिमी घाट में स्थित है ये वाली पहाड़ियां, पश्चिमी घाट में स्थित है, और मालाबार तट के समानांतर फैली हुई है जी। कौन से तट के? मालाबार तट। आप सुना होगा मालाबार तट कहाँ पे? केरल राज्य में स्थित है, बहुत प्रसिद्ध है। मालाबार जो समुद्री तट है वो केरल राज्य में स्थित है, बहुत ही प्रसिद्ध तट है, अरब सागर के किनारे है, केरल में, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आता है कि बताइए मालाबार कहाँ पे, तो आंसर लगाइए केरल में। और इसी मालाबार इलाके में नारियल की खेती भी होती है। और इसी मालाबार इलाके की बात करें तो इसकी बालू में जो सैंड होती है, सैंड मतलब बालू, बालू की बात कर रहे हैं हम, है ना, जैसे रेती बोलते हैं अपनी ब्रजभाषा में, गाँव की भाषा में। तो जो समुद्र के किनारे मिलती है उसमें से एक परमाणु खनिज निकाला जाता है, इसका नाम है थोरियम। तो थोरियम का सबसे ज्यादा उत्पादन केरल में होता है, केरल के इसी हिस्से में होता है जिसे मालाबार के नाम से जाना जाता है, ठीक है। ये भी नोट कर लेना। तो केरल और तमिलनाडु की सीमा पर भी पढ़ लेते हैं इनको। लेकिन ज्यादातर जो हिस्सा है वो कौन से राज्य में? इन पहाड़ियों का, इलायची की पहाड़ियां केरल राज्य में स्थित है। इलायची की पहाड़ियां केरल में, और नाम इस वजह से पड़ा है क्योंकि इलायचियों का सबसे ज्यादा उत्पादन केरल राज्य करता है दक्षिण भारत में। नीलगिरी की पहाड़ियों के अंतर्गत ये हिस्सा आता है, और नीलगिरी की पहाड़ियों में से इलायची की पहाड़ी केरल के हिस्से में स्थित है, और केरल ही सबसे ज्यादा उत्पादन करता है। कौन सी पहाड़ियों का? वो किसका उत्पादन करता है सबसे ज्यादा? इलायची का। इलायची की पहाड़ियों के नाम से फेमस हो गया है ये, ठीक है। मसालों के अंतर्गत ही इसको पढ़ लेते हैं हम। तो केरल और तमिलनाडु पढ़ लीजिएगा, पूरा चाहे तो पूरा लिख लेना। अगर घाट की बात करता है कभी एग्जामिनर तो पश्चिमी घाट में स्थित है जी, ठीक है। पश्चिमी घाट पढ़ लेते हैं। आगे बात करते हैं कैमूर की पहाड़ियां। ये बहुत सेलेक्टेड पहाड़ियां मैंने सेलेक्ट करी हैं जो एग्जाम में लगातार पूछी हैं, रिपीटेड हुई हैं कहीं ना कहीं एग्जाम में, किसी ना किसी स्टेट्स के में। पिछले 7 साल 8 साल के पेपरों को उठा के देखा मैंने, तो ये सबसे ज्यादा पूछी गई है जो मैंने आपके सामने कवर किया है। इससे बाहर नहीं जाएगा अगर जहां से क्वेश्चन आ रखा होगा तो आपके लिए। कैमूर की पहाड़ियों की सीमा मध्य प्रदेश, यूपी और बिहार तीनों राज्यों में लगती है। कैमूर की पहाड़ियों का जो विस्तार है वो 3 राज्यों में, मध्य प्रदेश, यूपी और बिहार, इन तीनों में लगा हुआ है, ठीक है। कैमूर की पहाड़ियों का यूपी में बात करें तो जैसे सोनभद्र, सोनभद्र वाले हिस्से में कैमूर की पहाड़ियों का विस्तार है। कौन से हिस्से में? सोनभद्र। और उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला है सोनभद्र, जिसकी सीमा 4 राज्यों से लगी हुई है। ये भी नोट कर लेना भाई बालकों, है ना। पुराने बच्चों को पता होगा, जो नए बच्चे पढ़ रहे होंगे वो इस पॉइंट को नोट कर लेंगे कि यूपी का एकमात्र जिला है सोनभद्र, जिसकी सीमा 4 राज्यों से लगती है, दक्षिणी राज्य, ठीक है, पूरे 75 जिलों में से। तो आगे बात करते हैं, 3 राज्यों में स्थित है। अब देखिए इसकी खासियत क्या है कि इसके दक्षिण में, इन पहाड़ियों के दक्षिण में एक नदी बहती है जिसका नाम है सोन नदी, और इस पहाड़ियों के उत्तर में एक नदी बहती है जिसका नाम है टॉन्स नदी। कौन सी नदी बहती है? सोन नदी दक्षिण में बहती है, टॉन्स नदी उत्तर में बहती है। कौन सी पहाड़ियों के?
कैमूर पहाड़ियों के। इसका मतलब है कि कैमूर पहाड़ियों के उत्तर और दक्षिण में कौन कौन सी नदियां बह रही हैं? टॉन्स और सोन नदी बह रही है। ठीक है, दोनों पॉइंटों को नोट कर लेना अच्छे से। सोन नदी आपने पढ़ी होगी, एक नदी बहती है रिहिंद नदी, जो कि सोनभद्र वगैरह में बहती है, वो इसी सोन नदी की एक सहायक नदी है। और सोन नदी गंगा की सहायक नदी है। सोन नदी किसकी सहायक नदी है? गंगा की। और टॉन्स नदी भी, टॉन्स नदी की यदि बात करें तो ये उत्तर प्रदेश में लोकल एक रिवर बह रही है। वैसे टॉन्स नदी एक यमुना की सहायक नदी है जो ऊपर उत्तराखंड में मिलती है, ये यहीं पे मिलती है। ठीक है, ये उत्तर प्रदेश की नदी है जो लोकल बहती है, तो याद रखिएगा, इसे बात करेंगे। आगे बात करते हैं महादेव पहाड़ी। महादेव पहाड़ी स्थित है सतपुड़ा पर्वत। कौन से पर्वत पे? सतपुड़ा पर्वत का हिस्सा है महादेव की पहाड़ी, और मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। कौन से राज्य में? मध्य प्रदेश में। लिखते चलिए आराम से एक एक। सभी पहाड़ियों को मैंने कवर किया बेटा, यहां से क्वेश्चन बाहर नहीं जाना। पर्वत श्रेणियों को पहाड़ियों का यदि आ जाएगा तो वो बिल्कुल बाहर नहीं जाना, कंटस्थ कर लेना, रट लेना और छाप लेना दिमाग में इस क्लास को। ठीक है, एक एक क्लास को ज्योग्राफी की जो मैं पढ़ा रहा हूं आपके लिए। ठीक है, तो देखो मध्य प्रदेश में स्थित है। अगर आपसे पर्वत श्रृंखला पूछी जाए तो सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला, महादेव हिस्सा है सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला। कौन से राज्य? मध्य प्रदेश में। दूसरी बात करते हैं पंचमढ़ी, बहुत फेमस है, ये एक पर्यटक स्थल भी है, यहाँ लोग बहुत घूमने जाते हैं, ज्यादातर ही पर्यटक स्थल है पहाड़ियों की बात करें तो। पंचमढ़ी एक पर्यटक स्थल है, स्वास्थ्यवर्धक स्थल है मध्य प्रदेश का, ऐसे भी लिखा रहता है स्वास्थ्यवर्धक स्थल, है ना। एमपी पुलिस की 14,000 जगह आई हुई है, तो मध्य प्रदेश पुलिस में ये क्वेश्चंस काम आने वाले बेटा आपको। स्वास्थ्यवर्धक स्थल है या हिल स्टेशन बोल सकते हैं, यहाँ पे लोग घूमने जाते हैं सबसे ज्यादा। ये भी सतपुड़ा पर्वत का हिस्सा है, और कौन से राज्य में? मध्य प्रदेश में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? मध्य प्रदेश में। और इसी सतपुड़ा पर्वत पर पंचमढ़ी के पास एमपी की सबसे ऊंची चोटी है, मध्य प्रदेश की बेटा सबसे ऊंची चोटी है, जिसका नाम है धूपगढ़। कौन सी सबसे ऊंची चोटी है? धूपगढ़, मध्य प्रदेश की। और कहाँ पे स्थित है? पंचमढ़ी नामक पहाड़ियों के अंतर्गत स्थित है। ठीक है, और पंचमढ़ी एमपी में सतपुड़ा का हिस्सा है। सतपुड़ा पर्वत आपने पढ़ाई है मध्य प्रदेश में। आगे बात करते हैं अमरकंटक की पहाड़ियां, या अमरकंटक का पठार भी पढ़ते हैं इसको। ये विंध्याचल पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है, मध्य प्रदेश में स्थित है। कौन सी पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है? विंध्याचल पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है। अब अमरकंटक से बात करें तो आपने पढ़ाई होगा, अमरकंटक से 3 नदियों की उत्पत्ति होती है। कितनी नदियों की? 3 नदियों की उत्पत्ति अमरकंटक की पहाड़ियों से होती है, जो कि तीनों अलग अलग दिशाओं में जाती हैं नदियां। एक पश्चिम में आती है नर्मदा, पूर्व में जाती है महानदी, और उत्तर में जाती है सोन नदी। 3 नदियों की उत्पत्ति कहां से होती है? अमरकंटक की पहाड़ियों से होती है। ठीक है, ये भी नोट कर लीजिएगा आप, आगे बता देंगे अगले टॉपिक में। राजमहल की पहाड़ियां कहां पे स्थित है? झारखंड में। राजमहल की पहाड़ियां झारखंड में स्थित है, बहुत फेमस झाड़ियां हैं, बहुत फेमस पहाड़ियां, माफ कीजिए झाड़ियां बोल गया था, सॉरी। राजमहल की पहाड़ियां कहां पे स्थित है? झारखंड में स्थित है। जहार से झाड़ियां है ना, झारखंड में स्थित है। राजमहल बहुत फेमस, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे नोट कर लेना आप, है ना, पूछा जाता है। राजमहल की पहाड़ियां कौन से राज्य में स्थित है? झारखंड में स्थित है। ठीक है, कहां पे स्थित है? झारखंड राज्य में स्थित है। इस पॉइंट को नोट कर लेना। देखो बेटा वो लिखो कोने पे 2973 वाला कोने पे। 2973। आगे बात करते हैं पारसनाथ। पारसनाथ झारखंड में स्थित है, और सबसे ऊंची चोटी है पारसनाथ झारखंड की। ठीक है, सबसे ऊंची चोटी है पारसनाथ। एक चोटी को मैंने कवर किया हुआ, हाईएस्ट पीक को कवर किया हुआ है, सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, झारखंड की सबसे ऊंची चोटी है। इस पॉइंट को नोट कर लेना आप। पारसनाथ कौन से राज्य की सबसे ऊंची चोटी है? झारखंड की सबसे ऊंची चोटी है। और राजमहल झारखंड के अंतर्गत पहाड़ियों का नाम है। दोनों पॉइंट को नोट कर लेना। आगे बात करते हैं मिकर की पहाड़ियां, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मिकर की पहाड़ियां। ठीक है, मिकर की पहाड़ियों को बात करते हैं। आपने काजीरंगा का नाम सुना ही होगा, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान का नाम बेटा, काय का नाम सुना होगा? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान का नाम आपने सुना ही होगा, है ना। और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान आसाम राज्य में स्थित है, एक सींग के गैंडों के लिए फेमस है। कैसे पाए जाते हैं उसमें? एक सींग के गैंडे पाए जाते हैं काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में। तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के दक्षिण में स्थित है ये वाली पहाड़ियां। दोनों पॉइंट याद रखिएगा। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के दक्षिण में कौन सी पहाड़ियां हैं? मिकर की पहाड़ियां स्थित है। ठीक है, ये लिखा भी है मैंने, दक्षिण में स्थित है। दोनों पॉइंट याद हो गए। मिकर की पहाड़ियां कहां पे स्थित है? आसाम में। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहां स्थित है? आसाम में। और जो मिकर की पहाड़ियां हैं वो कौन से पठार के अंतर्गत आती है बेटा? पठार भी लिखा है मैंने, कार्बी एंगलोंग पठार। कार्बी एंगलोंग पठार का हिस्सा है ये वाली पहाड़ियां। ठीक है, कौन से पठार का? कार्बी एंगलोंग पठार का। तो बेटा 3 प्रश्न मैंने आपको यहाँ पे मोस्ट इंपोर्टेंट बताए हैं। चाहता तो एक ही लाइन में 1 सेकंड में आंसर था इसका, आसाम,
लेकिन मैंने आपको जोड़ के बताया। मिकिर की पहाड़ियाँ, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान और कार्बी एंगलोंग पठार। आपसे पूछा जाए और पूछा गया है कई बार, कार्बी एंगलोंग का पठार कौन से राज्य में स्थित है? आसाम में स्थित है कार्बी एंगलोंग। कार्बी एंगलोंग का पठार जो है वो प्रायद्वीपीय पठार का ही हिस्सा रहा है। दक्कन का पठार पढ़ते हैं हम दक्षिण भारत में। दक्कन का पठार जिसका निर्माण किससे हुआ है? ज्वालामुखी की वजह से हुआ है, ठीक है, लावा की वजह से हुआ है, मैग्मा की वजह से हुआ, ठंडा होने के बाद दक्कन के पठार का निर्माण। तो उसी का एक हिस्सा कौन सा है? कार्बी एंगलोंग का पठार। उसी का हिस्सा है मेघालय का पठार जो मेघालय में स्थित है, ठीक है, इस बात को नोट कर लेना। तो ये 3 पॉइंट हो गए आपके आसाम राज्य में बेटा। अब आगे बात करते हैं पटकाई की पहाड़ियाँ। बहुत फेमस है पटकाई की पहाड़ियाँ उत्तर पूर्वी राज्यों में। एक राज्य नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर, इन तीनों राज्यों में विस्तार है इन पहाड़ियों का। उत्तर पूर्वी भारत के राज्यों में, इन 3 राज्यों में संयुक्त रूप से नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर में बेटा कौन सी पहाड़ियां हैं? पटकाई की पहाड़ियां। वीडियो सेटिंग में जाकर के, एडवांस सेटिंग में जाकर के क्वालिटी बढ़ा करके देख लेंगे तो अक्षर बिल्कुल साफ सुथरे दिखेंगे, क्रिस्टल क्लियर दिखेंगे, बहुत शानदार तरीके से, ठीक है। तो ये तीनों राज्यों में विस्तार है पटकाई की पहाड़ियों का, ठीक है, नोट करते चलो। अब बेटा आगे बात करते हैं हम अगला, सतमाला। सतमाला की पहाड़ियां कहाँ है? महाराष्ट्र राज्य में। और नागा की पहाड़ियां कहाँ पे है? नागालैंड में। ये तो नाम से याद हो जाएंगी। सतमाला याद रखिएगा, 7 मालाओं की पहाड़ियां है ना, तो कौन से राज्य में? महाराष्ट्र में। अब देखिए इधर आ जाइए, पालकोंडा की पहाड़ियां, शेषाचलम की पहाड़ियां आंध्र प्रदेश के दक्षिणी हिस्से में स्थित हैं। ये दक्षिणी और पूर्वी को आप छोड़ो बेटा, आप सिर्फ आंध्र प्रदेश याद रखो, आपका काम यहाँ से परमानेंट हो जाएगा। चाहे तो दिल्ली पुलिस देना, चाहे दरोगा देना, चाहे कुछ भी दे देना, इससे बाहर नहीं जाएगा। और इससे कठिन क्वेश्चन एग्जामिनर अगर बना दे तो फिर हमें बता देना आप कमेंट बॉक्स में, है ना, इससे बाहर चला जाए क्वेश्चन। शेषाचलम की पहाड़ियां आंध्र प्रदेश में, पालकोंडा की पहाड़ियां आंध्र प्रदेश में। बहुत दोनों महत्वपूर्ण मोस्ट इंपोर्टेंट पहाड़ियां हैं। शेषाचलम कई बार पूछी गई पहाड़ी है आंध्र प्रदेश से, ठीक है, नोट कर लीजिएगा आप। और कौन से घाट के अंतर्गत आती है? पूर्वी घाट के अंतर्गत। अगर आपसे पूछा जाए कौन से घाट में आएंगी? पूर्वी घाट में आएंगी। और जो टॉपिक में पहले पढ़ा चुका हूं आपको घाट वाला, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट और नीलगिरी की पहाड़ियों का मानचित्र बना के मैंने पढ़ा दिया है। ये टॉपिक तो मैंने स्पेशल आपको लिया है याद कराने के लिए, है ना, हालांकि ये पढ़ा चुका हूं पहले मैं स्टार्टिंग में। इस टॉपिक को दोबारा से आप याद करो, अच्छे से आप याद करो, छूटना नहीं चाहिए कुछ भी। हरिश्चंद्र पहाड़ियां, बालघाट की पहाड़ियां और गाविलगढ़ पहाड़ियां, तीनों की तीनों पहाड़ियां कहाँ है? महाराष्ट्र में स्थित है। तीनों पहाड़ियां कौन सी जगह स्थित है? महाराष्ट्र में। हरिश्चंद्र और बालघाट दोनों मोस्ट इंपोर्टेंट है, कई बार पूछा गया दोनों पहाड़ियों को बहुत सारे एग्जाम्स में। चाहे तो बेटा बीपीएससी का पेपर हो, बीपीएससी मतलब बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन का, उत्तराखंड पीसीएस का हो, उत्तर प्रदेश पीसीएस का हो, ठीक है, छत्तीसगढ़ पीसीएस का हो, इन सारे पीसीएस के एग्जाम से लेकर के आता हूं मैं। आप पुलिस का एग्जाम तो छोड़ दीजिए, पुलिस का तो बहुत बेसिक और नॉर्मल एग्जाम आता है, वहां से मैं क्वेश्चंस कलेक्ट करके लाता हूं पिछले 8-10 साल के पेपरों में जो ज्योग्राफी में पूछे गए हैं, ठीक है। तो मेहनत उच्चतम स्तर की करो, सपना बेटा बड़ा देखिए। जैसे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम कहते थे, हमारे पूर्व राष्ट्रपति, मिसाइल मैन राष्ट्रपति थे, भारत के 11वें राष्ट्रपति थे, जिनका कार्यकाल 2002 से 2007 तक कार्यकाल था भारत के डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब का। तो वो हमेशा कहते थे कि जो बच्चा है, जो विद्यार्थी है, जो स्टूडेंट है, जो मेहनत कर रहा है, उसे हमेशा सपने बड़े देखने चाहिए। यदि वो किसी सीढ़ी को, किसी स्टेप को प्राप्त करना चाहता है तो उससे ऊपर का सपना उसे हमेशा देखना चाहिए, तब जाके वो वहां तक पहुंचेगा। तो आप दरोगा का, आप उससे बड़ी पोस्ट का सपना देखिए, उसी स्तर से मेहनत कीजिए, उसी स्तर से, उसी पैमाने के साथ मेहनत कीजिए, तब आपको वो जॉब मिलेगी जिसका आप सपना देख रहे हैं, जिसके लिए आप मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। तो जो मैं क्वेश्चंस लेकर के आता हूँ, मैं तो बहुत सारे अलग अलग जितने भी इंडिया के या स्टेट पीसीएस के एग्जाम होते हैं वहां से मैं सारे क्वेश्चंस आपके लिए लाता हूँ, ठीक है। तो तीनों पहाड़ियां कहाँ पे? हमारे महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। पहाड़ियों का मतलब है ये बड़े बड़े पर्वत श्रृंखलाओं का हिस्सा है, लेकिन छोटे रूप में फैली होती हैं, इस वजह से पहाड़ी बोल देते हैं इनको। बड़े बड़े पर्वत जो होते हैं उसी का एक छोटा रूप होता है जो छोटे हिस्से में फैली होती है, कुछ एक किलोमीटर में फैली होती है, उनको पहाड़ियां नाम दे देते हैं। और कई बार ये एग्जाम में आते रहते हैं, डायरेक्ट आते हैं, तो डायरेक्ट ही पढ़ा दिया मैंने आपको, ठीक है। शुरू में मानचित्र से भी पढ़ा दी है सारी चीजें। आगे बात करते हैं पीर पंजाल श्रेणी। जिस श्रेणी की बात, श्रेणी मतलब पहाड़ी से थोड़ी सी लंबी होगी, ज्यादा विस्तार होगा इसका श्रेणी का। पर्वत श्रेणी बोल रहे हैं तो पर्वत श्रेणी काफी किलोमीटर में फैली होती है ना, 30, 40, 50, 100 किलोमीटर ऐसा भी हो सकता है। तो कौन से राज्य में स्थित है पीर पंजाल? कश्मीर में स्थित है, बहुत फेमस। इसी पीर पंजाल श्रेणी में पीर पंजाल दर्रा भी है, और इसी श्रेणी में रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में स्थित है। इसी श्रेणी में कौन सा दर्रा है? हिमाचल प्रदेश। धौलाधर पर्वत श्रेणी हिमाचल प्रदेश में स्थित है,
लिख लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार पूछी गई श्रेणी है। धौलाधर पर्वत श्रेणी कौन से राज्य में बेटा? हिमाचल में स्थित है। धौलाधर पर्वत श्रेणी हिमाचल राज्य में स्थित है। ठीक है, अब हिमाचल राज्य में स्थित है। हिमाचल की राजधानी आपने सुनी होगी, कौन सी है? शिमला। हिमाचल की राजधानी शिमला। तो शिमला वाला हिस्सा है या सोलन वाला हिस्सा है, जो और भी हिस्से हैं, कौन सी पर्वत श्रेणियों के अंतर्गत आते हैं? वो इसी पर्वत श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। धौलाधर पर्वत श्रेणी हिमाचल में स्थित है, जो कि हिमालय का हिस्सा है। और यहाँ पर एक समुदाय निवास करता है, एक जनजाति निवास करती है। जनजाति का टॉपिक आएगा भूगोल में, आप चिंता ना करें। जो भी जनजाति पूछी जाएगी वो बेटा इस क्लास से पूछी जाएगी, इससे बाहर नहीं आएगा। अगर जो भी जनजाति एग्जामिनर पूछेगा आपसे किसी भी एग्जाम, वो भी टॉपिक आएगा, उसके वेट करिए आप। तो यहाँ एक जनजाति निवास करती है, उसे चाहो तो आप नोट कर लो, गद्दी जनजाति। कौन सी जनजाति है? गद्दी जनजाति। कहाँ पर निवास करती है? हिमाचल प्रदेश में। यदि श्रेणी पूछी जाए तो कहाँ पर निवास करती है? धौलाधर पर्वत श्रेणी में। क्वेश्चन राज्य से आएगा तो हिमाचल लगाएंगे, क्वेश्चन पर्वत श्रेणी से आएगा तो उत्तर क्या लगाएंगे? उत्तर लगाएंगे धौलाधर पर्वत श्रेणी। शिमला आप कभी जाएंगे तो घूमिएगा, जो पहाड़ है हिमालय के, जो हिमाचल का हिस्सा है, उसी को वहाँ पे धौलाधर बोलते हैं। हिमालय के अंदर शिमला के भीतर आप शिमला कभी जाइए। शिमला में सबसे प्रसिद्ध घूमने लायक है रिज मैदान, जो सबसे टॉप पे है। यहाँ गदर पिक्चर की शूटिंग हुई थी, 3 इडियट पिक्चर की शूटिंग हुई थी, बहुत सारी मूवीज की शूटिंग उस हिस्से में हुई थी। ठीक है, और भी मुझे याद नहीं, बहुत सारी मूवीज की वहाँ पे लोग घूमने जाते हैं। ठीक, तो वहाँ पे ये वाली पर्वत श्रेणी स्थित है, धौलाधर पर्वत श्रेणी। आगे बात करेंगे काराकोरम। ये पर्वत श्रृंखला हिमालय की पर्वत श्रृंखला है और जिनका क्रम लिखा है मैंने। क्रम आपका आज नहीं आना है बेटा, आपका सिर्फ राज्य आना है, टेंशन ना लो। लेकिन मैं तुम्हें और स्टेप आगे पढ़ा करके चल रहा हूँ इस क्लास में। पढ़ा मैं ऐसा रहा हूँ कि कुछ भी छूटेगा नहीं आपसे, खास तौर पे भूगोल में। और भूगोल का बड़ा महत्वपूर्ण हिस्सा रहता है वनडे एग्जाम में हमारे यहाँ। तो देखिए, सबसे ऊपर उत्तर में कौन सी पर्वत श्रेणी है? काराकोरम। और इसी में दर्रा है भारत का सबसे ऊंचा। भारत का सबसे ऊंचा जो दर्रा है, जो रास्ता है, जो पास है, रास्ता मतलब प्राकृतिक मार्ग, जो व्यापारिक मार्ग होते हैं, एक राज्य से दूसरे राज्य को जोड़ने वाला, एक स्थान से दूसरे स्थान को जोड़ने वाला, एक देश से दूसरे देश को जोड़ने वाला, उनको बोलते हैं रास्ते। जो घाटियों, पर्वतों या पठारों के मध्य में समतल इलाके होते हैं, बिल्कुल यहाँ से आप आवागमन कर सकते हैं इजीली घोड़ों के माध्यम से, और भी बहुत सारे माध्यम से प्राचीन समय से व्यापार होता आया है। तो काराकोरम सबसे ऊंचा पर्वत श्रेणी है कश्मीर में, ठीक है, हिमालय का, और इसी में दर्रा है इसी नाम से। इसके बाद दक्षिण में थोड़ा सा आएंगे तो लद्दाख पर्वत श्रेणी है, और इससे आगे आएंगे तो लद्दाख जास्कर पर्वत श्रेणी स्थित है, और जास्कर से भी दक्षिण में आएंगे तो शिवालिक पर्वत श्रेणी है। ये हिमालय की 4 प्रसिद्ध पर्वत श्रेणियां हैं, नोट करके लिख लेना। हिमालय की उत्तर से दक्षिण में क्रम, उत्तर से दक्षिण में, नॉर्थ से साउथ में आना है हमें, तो सबसे पहले हम काराकोरम से यात्रा शुरू करेंगे तो लद्दाख में आएंगे, इधर से जास्कर में आएंगे और जास्कर से शिवालिक की तरफ आ जाएंगे नीचे उत्तराखंड वाले हिस्से में। ठीक है, बिल्कुल, जहाँ हरिद्वार है, जहाँ देहरादून है, यहाँ कोटद्वार है, उसी हिस्से में शिवालिक की श्रेणियां खत्म हो जाती हैं। ठीक है, तो ये बेटा क्रम है जो कि कभी पूछा नहीं जाना है आपसे, इस पॉइंट को नोट कर लेना आप। काराकोरम, लद्दाख और जास्कर तीनों कश्मीर के हिस्से में आती हैं, और शिवालिक पर्वत श्रेणी उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के हिस्से में फैली हुई है, उत्तराखंड में ज्यादा फैली हुई है। ठीक है, ये क्रम है, नोट कर लेना। अच्छा बेटा, आगे बात करते हैं गिर की पहाड़ियां। बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट, गिर की पहाड़ियां बहुत आता है एग्जाम कि गिर की पहाड़ियां कौन से राज्य में स्थित है। तो गिर की पहाड़ियां बेटा गुजरात राज्य में स्थित है। कौन से राज्य में? गुजरात राज्य में गिर की पहाड़ियां स्थित हैं। ठीक है, इस पॉइंट को नोट कर लेना आप आराम से। गुजरात राज्य में स्थित हैं गिर की पहाड़ियां। अब किसके लिए फेमस है? इन्हीं पहाड़ियों के अंतर्गत ये अरावली की पहाड़ी का हिस्सा है। जो गिर की पहाड़ियां हैं वो कौन सी पहाड़ियों का हिस्सा है? अरावली की पहाड़ियों का। और अरावली की पहाड़ी विश्व की सबसे पुरानी पहाड़ी है, विश्व की सबसे प्राचीन पहाड़ी है। ठीक है, या विश्व की सबसे पहले निर्माण होने वाली पहाड़ी है। आप कैसे भी याद कर लो, पेपर वाला कहाँ से देगा, आप ही खुद बना लो कैसे क्वेश्चन बना सकते हैं ना। वो क्या बनाएगा, वो तो सोचेगा, जैसा बनाएगा सरल बना सकता है। लेकिन गिर की पहाड़ियां गुजरात में, गिर का जो हिस्सा है वो अरावली का ही एक हिस्सा है, अरावली की पहाड़ियों का हिस्सा है। ठीक है, और यहाँ पे एशियाई शेर, एशियाई शेरों का एक राष्ट्रीय अभ्यारण्य है इन्हीं पहाड़ियों के अंतर्गत। एशियाई शेर कहाँ पे पाए जाते हैं? सिर्फ भारत के गुजरात राज्य में पाए जाते हैं। कौन सी पहाड़ियों के अंतर्गत हिस्सा है वो? गिर की पहाड़ियों के। उसका नाम भी क्या है? गिर राष्ट्रीय अभ्यारण्य। क्या नाम है? गिर राष्ट्रीय अभ्यारण्य, गुजरात में। ये भी नोट कर लेना आप बेटा। ठीक है, एक एक पॉइंट बेटा नोट करते चलो। जो कमेंटेटरी कर रहा हूँ वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये तो लिख ही रही है, मैंने लिखा ही है बहुत सारे एग्जाम्स से ला करके आपके लिए।
अजंता की पहाड़ियाँ महाराष्ट्र में है, आपने सुना ही होगा। अजंता की गुफाएं भी महाराष्ट्र में है। अजंता की पहाड़ियाँ भी कहाँ है? महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। गुफा भी याद रखिएगा, एलोरा और अजंता महाराष्ट्र में, और एलोरा और अजंता की पहाड़ियाँ भी कहाँ पे? महाराष्ट्र में। ठीक है। महाबलेश्वर की पहाड़ियाँ कहाँ पे? महाराष्ट्र में। यहाँ से कौन सी नदी की उत्पत्ति होती है? कृष्णा नदी की उत्पत्ति होती है। महाबलेश्वर से कौन सी नदी निकलती है बेटा? कृष्णा नदी की उत्पत्ति होती है महाबलेश्वर से। ठीक है। आगे बात करते हैं ब्रह्मागिरी की पहाड़ियाँ। ब्रह्मागिरी की पहाड़ियाँ कर्नाटक राज्य में, और यहाँ से जो नदी की उत्पत्ति होती है वो उत्पत्ति होती है कावेरी नदी की। कावेरी नदी की यहाँ से उत्पत्ति होती है। ठीक है, ब्रह्मागिरी की पहाड़ियों से। तो ब्रह्मागिरी की पहाड़ियाँ बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इन्हें नोट कर लीजिएगा बहुत अच्छे से आप। कावेरी नदी निकलती है कर्नाटक से, तमिलनाडु में बहती है और फिर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो इस नदी को लेकर के दो राज्यों में क्या विवाद है? दो राज्यों में कंट्रोवर्सी है या विवाद है। कौन सी नदी को लेकर के? कावेरी नदी को लेकर के। जैसा कि मैं पढ़ा चुका हूँ, प्लेलिस्ट में जाके देख लेना, वहां से मैंने आपको पढ़ा रखा है ये सारी चीजें। ठीक है, आगे बात करते हैं अगली पहाड़ी का। ये कौन सी है? सेवराय की पहाड़ियाँ। सेवराय की पहाड़ियाँ भैया, ये भी कई बार एग्जाम्स में पूछिए। सेवराय की पहाड़ी एक्चुअली तमिलनाडु राज्य में स्थित है, बिल्कुल दूसरे किसी भी राज्य में इनकी सीमा नहीं है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ तमिलनाडु राज्य में इसका विस्तार है सेवराय की पहाड़ियों का। और कौन से हिस्से में स्थित है ये? देखो जगह नहीं है, लेकिन बात करूं तो पूर्वी घाट में। तमिलनाडु का जो पूर्वी घाट वाला हिस्सा है, उस पूर्वी घाट का हिस्सा है सेवराय की पहाड़ियाँ। तो तमिलनाडु में प्रसिद्ध है ये पहाड़ियाँ। ठीक है, नोट कर लीजिएगा इस पॉइंट को आप। अब बात करते हैं अन्नामलाई की पहाड़ियाँ। बहुत सुनते होंगे आपने, नए बच्चे तो नहीं सुने होंगे, लेकिन पुराने सुनते हैं तो पुराने नोट कर लेंगे, रिवीजन कर लेंगे। अन्नामलाई की पहाड़ियों का भी विस्तार तमिलनाडु में है, लेकिन कुछ केरल में भी विस्तार है, लेकिन ज्यादातर जो हिस्सा है वो तमिलनाडु में। तो प्रश्न अन्नामलाई की पहाड़ियों का कहाँ से आता है? तमिलनाडु से आता है। तमिलनाडु इसमें याद रखिएगा। ठीक है, तमिलनाडु अभी बात करेंगे क्यों बहुत सारे फेमस है तमिलनाडु इसके लिए। आगे बात करते हैं मिसमी की पहाड़ियाँ, अरुणाचल प्रदेश में। कौन से राज्य में? अरुणाचल प्रदेश में मिसमी की पहाड़ियाँ। ठीक है, फेमस है बहुत, उत्तर पूर्वी भारत का राज्य है, आपको पता ही है। और सबसे अंतिम राज्य है, सबसे अंतिम सीमा हमारी अरुणाचल प्रदेश में लगती है। सबसे अंतिम गांव भी अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, जो कि लास्ट गांव है। उस गांव के बाद यदि हम आगे बढ़ेंगे तो कौन से देश में पहुंच जाएंगे? चाइना में पहुंच जाएंगे। तो हमारी इंडियन आर्मी का जो लास्ट कैंप है वो कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में। जो कि उस गांव का नाम, उस जगह का नाम, उस लास्ट बिंदु का नाम किसके नाम पर रख दिया है? जनरल बिपिन रावत जी के नाम पर, है ना, जो भारत के पहले CDS थे, जिनका एक हेलीकॉप्टर क्रैश दुर्घटना में मृत्यु हो गई नीलगिरी की पहाड़ियों में। ठीक है, तो उन्हीं के नाम पर रख दिया गया है। तो अंतिम गांव है अरुणाचल प्रदेश में और अंतिम बिंदु भी है, तो वहीं पे फेमस है बहुत प्रसिद्ध पहाड़ियां मिसमी, याद रखिएगा। अब उनसे भी मोस्ट इंपोर्टेंट देखो, गारो की पहाड़ियां, खासी की पहाड़ियां और जयंती की पहाड़ियां, ये तीन पहाड़ियां हैं। तीनों की तीनों मेघालय के अंतर्गत आती हैं। कौन से राज्य में स्थित है? मेघालय में, या मेघालय के पठार में पढ़ लेते हैं ना। राज्य पढ़ लो, पठार पढ़ लो, कोई इशू ना है, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो गारो की पहाड़ियां मेघालय में, खासी की पहाड़ियां मेघालय और जयंती मेघालय। अब इन खासी पहाड़ियों के दक्षिण में जो बीच वाली पहाड़ियां मैंने लिखी है, इसके दक्षिण में हम आएंगे, साउथ में हम आएंगे। तो साउथ में आएंगे तो यहाँ पे एक स्थान है इन पहाड़ियों के दक्षिण में, उस जगह का नाम है चेरापूंजी। चेरापूंजी के पास में एक जगह है मौसिन राम। तो इन पहाड़ियों के दक्षिण में है वो जगह, खासी पहाड़ियों के दक्षिण में मौसिन राम। तो मौसिन राम में दुनिया की सबसे ज्यादा वर्षा होती है। विश्व की सबसे ज्यादा वर्षा या सबसे ज्यादा पानी कहां पे पड़ता है? मेघालय में। अगर इस प्रश्न को ज्यादा एक्स्ट्रा बनाएगा तो पहाड़ी भी पूछेगा कि कौन सी पहाड़ियों के दक्षिण में है ये वाला हिस्सा। तो खासी पहाड़ियों के दक्षिण में है चेरापूंजी और मौसिन राम वाला हिस्सा। यहाँ पे 400 सेंटीमीटर से अधिक तक बारिश हो जाती है, 400 से 500 सेंटीमीटर तक पहुंच जाती है। ठीक है, जो एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है, दुनिया में सबसे ज्यादा वर्षा यही पड़ती है। इस पॉइंट को नोट कर लीजिएगा। और तीनों पहाड़ियां हैं, और तीनों पहाड़ियों की एक और विशेषता है कि इन पहाड़ियों पे जो लोग रहते हैं, जो समुदाय रहता है, वो भी इन्हीं नामों से जाना जाता है। आपसे बात करें कि गारो जनजाति कहाँ रहती है, तो गारो पहाड़ियों पर ही रहती है। खासी समुदाय कहाँ रहता है? खासी पहाड़ियों पर ही रहता है। जयंती लोग कहाँ पे रहते हैं? जयंती पहाड़ियों पर ही रहते हैं। तो जिन जिन पहाड़ियों के नाम है वहां पे लोगों के भी नाम है, समुदाय के भी नाम है, जनजातियों के भी नाम है। और आंसर सेम ही लगना है, मेघालय आंसर लगना है हर कंडीशन में, है ना। मेघालय आप समझ ही रहे, मेघालय कैसे बना है? मेघधन आलय, इससे बना हुआ। अगर दोनों शब्दों को तोड़ेंगे हम तो मेघधन आलय से बना हुआ है। कौन सा? मेघालय, है ना। मेघ मतलब पानी की बात हो रही है, वर्षा की बात हो रही है, वर्षा का घर। आलय का मतलब होता है घर, घर जैसा ही है। क्योंकि दुनिया में सबसे ज्यादा वर्षा हो रही है तो वर्षा का घर बोलते हैं। किसको बोलते हैं? मेघालय को। जैसे एक और राज्य मैं बता रहा था अरुणाचल प्रदेश, ऐसे ही अरुणाचल प्रदेश का नाम है, देखो याद करने के लिए,
अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश का मतलब क्या है? अरुण। इसमें से एक शब्द निकालिए, अरुण। और अरुण का मतलब होता है सूर्य। अरुण का मतलब क्या होता है? सूर्य होता है। तो भारत में सबसे पहले सूर्य कहां पर दिखाई देता है? सूर्य देवता के दर्शन कहां होते हैं? भगवान में, वो सॉरी, भारत में सबसे पहले, तो भारत में सबसे पहले सूर्य देवता के दर्शन अरुणाचल में दिखाई देते हैं। तो अरुण का ही मतलब सूर्य है, वो इसी आधार पर नाम रखा गया है हमारे भारत में, ठीक है, क्योंकि भारत का सबसे पूर्वी राज्य है। और सूर्य दुनिया में कहां पे निकलता है, कौन सी दिशा में? ये कमेंट बॉक्स में बताना कौन सी दिशा में निकलता है, उससे आपको ये पॉइंट याद होगा, ठीक है। इसे हम विश्व में आपको बताएंगे नहीं, लेकिन विश्व में एक बात बता दे रहे हैं कि दुनिया में सबसे पहले सूर्य देवता के दर्शन जापान में दिखाई देते हैं। कौन से देश में? जापान में। तो जापान का भी जो नाम आया है वो उस भगवान सूर्य से ही आया हुआ है, जापान का नाम। जापान का पुराना नाम निप्पन था, और निप्पन का मतलब होता है सूर्योदय का देश। जिस देश में सबसे पहले सूर्योदय होता है, सूर्य भगवान निकलते हैं, उसका नाम निप्पन कहा जाता था जापानी भाषा में, ठीक है। तो वहां से भी वो नाम है। और हमारे यहाँ अरुणाचल, अरुण, अरुण का मतलब सूर्य, ठीक है, जहां सबसे पहले सूर्य भगवान दिखाई देते हैं। तो कुछ नाम है, लॉजिकली आप उनको पढ़ भी सकते हो, याद भी कर सकते हो, ठीक साहब। आगे बात करते हैं इलायची की पहाड़ियां। जी मैंने बता दी केरल राज्य में स्थित है। इलायची सबसे ज्यादा यहाँ उत्पादन होता है, जावे केरल राज्य में स्थित है। कार्डामम भी बोलते हैं इनको इंग्लिश में, क्या बोलते हैं? कार्डामम। अब छोटी इलायची और बड़ी इलायची होते कई बार, है ना। तो जो इलायची में छोटी इलायची होते हैं, बाको उत्पादन सबसे ज्यादा ये राज्य करता है, कौन सा? केरल राज्य। और जो बड़ी इलायची का उत्पादन होता है वो सबसे ज्यादा नॉर्थ में होता है, हिमालय में होता है, और हिमालय में सिक्किम राज्य में होता है। कौन से राज्य में? सिक्किम राज्य सबसे ज्यादा उत्पादन करता है उस इलायची का, ठीक है। बड़ी इलायची खानी है तो सिक्किम जाओ घूमने आप, उसकी राजधानी जाइए गंगटोक, उसके आसपास का हिमालय हिस्सा है, वहां पर उसकी खेती होती है, ठीक है। तो आपको वाटरफॉल्स भी मिलेंगे, झरने भी मिलेंगे, वहां पर नदी भी मिलेंगी छोटी छोटी। आगे बात करते हैं कोल्लई। कोल्लई की पहाड़ियां भी तमिलनाडु में स्थित है। नल्ला मलाई की पहाड़ियां बहुत फेमस, लिख लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये कई बार पूछा है। नल्ला मलाई की पहाड़ियां बेटा, नल्ला मलाई की पहाड़ियां आंध्र प्रदेश में स्थित है। बहुत घनी पहाड़ियां हैं, बहुत घने जंगल हैं। कैसे हैं? बहुत घने जंगल हैं ये नल्ला मलाई के, ठीक है। इनमें आंध्र प्रदेश के एक चीफ मिनिस्टर का भी क्या हो गया था? चीफ मिनिस्टर का भी निधन हो गया था, एक जो आंध्रा के चीफ मिनिस्टर थे, YSR रेड्डी, उस समय के तत्कालिक मुख्यमंत्री थे। एक उद्घाटन करने जा रहे थे, तो जंगल इतने घने हैं कि इसी जंगल से ऊपर होकर के हेलीकॉप्टर जा रहा था, तो विजिबिलिटी के कारण पायलट को विजिबिलिटी नहीं हो पाई, तो टकरा गया हेलीकॉप्टर किसी एक हिस्से से इसी में। तो तकरीबन एक सप्ताह के अंदर जाकर के हेलीकॉप्टर मिला और उनका सब मिला था। इतने घने, जब पैरामिलिट्री फोर्सेस के 5,000 जवान लगा दिए थे खोजने के लिए कि साहब खोजो CM साहब को। तो YSR रेड्डी, रेड्डी पीछे नाम में लगाए, रेड्डी जनजाति का निवास करती है आंध्र प्रदेश में। अब उनके पुत्र मुख्यमंत्री हैं इसी राज्य के। कमेंट बॉक्स में बताना आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री का नाम क्या नाम है। पहले उनके पिता थे, अभी उनके पुत्र हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं अरावली पहाड़ी। अरावली के बारे में मैंने बता दिया, विश्व की सबसे प्राचीन पहाड़ी है, नोट कर लेना इस बात को। तो दुनिया की सबसे पुरानी, सबसे प्राचीन, सबसे पहले निर्माण हुआ, इस वजह से सबसे प्राचीन बोलते हैं इसे, ठीक है। इस पॉइंट को नोट कर लेना। तो अरावली पहाड़ियां, इसके अलावा विंध्याचल पहाड़ियां जो कुछ मैंने लिखा है, सतपुड़ा की पहाड़ियां, महादेव और पारसनाथ, इन पहाड़ियों का उदाहरण कई बार आता है। और सबसे ज्यादा तो अरावली का ही पूछा है पेपर में बेटा, कि अरावली की पहाड़ी इनमें से कौन से प्रकार का पर्वत है, ठीक है। अवशिष्ट पर्वत है या नवीन वलित पर्वत है? नवीन का मतलब यंग फोल्ड माउंटेन बोल देते हैं इंग्लिश में, अवशिष्ट का मतलब पुराना ही होता है। तो अरावली आ जाए, या विंध्याचल आ जाए, या सतपुड़ा आ जाए, या महादेव आ जाए, या पारसनाथ आ जाए, ये सारी की सारी पहाड़ियों का जो उदाहरण है वो अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है भारत में। कैसे पर्वत का उदाहरण है? अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है, ठीक है। जे वाला शब्द है अवशिष्ट पर्वत, जाको मतलब अगर दो शब्दों में तोड़ देंगे जाए तो ऐसे तोड़ सकते हैं, अवशिष्ट है, ठीक है। इसका मतलब है जो थोड़ा बहुत, अब इसका क्या बचा हुआ है? प्रमाण जो बचा हुआ, थोड़ा बहुत कहीं पहाड़ पत्थर बचे हुए हैं, ऐसे पर्वतों को अवशिष्ट पर्वत बोलते हैं। अवशिष्ट मतलब जो थोड़ा बहुत रह गया है कहीं, है ना। जैसे अरावली की पहाड़ियां हैं, तो अरावली की पहाड़ियों का विस्तार 3 राज्यों में है। गुजरात से शुरू होती है, सबसे ज्यादा राजस्थान में विस्तार है, और राजस्थान के बाद दिल्ली तक जाती है, कुछ एक हिस्सा हरियाणा में भी है इनका, तो दिल्ली तक जाती हैं। आप कभी दिल्ली घूमने जाएंगे तो आप जैसे महात्मा गांधी की समाधि की तरफ जाएंगे, राजघाट की तरफ, तो बीच में हो सकता है दूसरे हिस्से से भी आए, जहां जिस हिस्से से मैं गया मैं आपको बता दे रहा हूं। तो एक दूसरे हिस्से से दिल्ली में हम राजघाट की तरफ गए महात्मा गांधी की समाधि पर श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए, आज से कुछ साल पहले। तो उस हिस्से में अरावली की पहाड़ियां पड़ी दिल्ली में बीच में, और उस हिस्से को दिल्ली में बोलते हैं मजनू का टीला, बहुत फेमस इलाका है। क्या बोलते हैं? मजनू का टीला। तो वहां पे जो पहाड़ियां बची हैं दिल्ली में उस हिस्से की, वो ये वाली पहाड़ी बची हैं। ये उदाहरण देखने को मिलेगा तुम्हें प्रैक्टिकली, आप जाएंगे तो
कौन सा उदाहरण मिलेगा? अवशिष्ट। अवशिष्ट का मतलब कुछ पत्थर और कुछ पहाड़ी रह गए वहां पे। तो अरावली की पहाड़ियां अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण, विंध्याचल भी अवशिष्ट का उदाहरण है, सतपुड़ा, महादेव और पारसनाथ की पहाड़ियां सब अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि हिमालय कौन से पर्वत का उदाहरण है, तो हिमालय नवीन वलित पर्वत का उदाहरण है। जो हमारी हिमालय पर्वत श्रृंखला है, जो लगभग 11 राज्यों में फैला है, भारत के कितने राज्यों में फैला हुआ है? लगभग 11 राज्यों में फैला हुआ है। वो कैसा उदाहरण है? नवीन वलित पर्वत, यंग फोल्ड माउंटेन का मतलब है ना, जिसका निर्माण बहुत कम समय पहले हुआ है। ठीक है। लेकिन सबसे ज्यादा पहले अरावली का हो गया, अरावली के बाद बहुत कई सालों के बाद, लाखों सालों के बाद हिमालय का जन्म हुआ। ऐसे नवीन वलित पर्वत बोल देते हैं उदाहरण के तौर पर। ठीक है। अब सुनिए, और नीलगिरी की पहाड़ियों के बारे में हटा देता हूं मैं, नोट कर लेना। ये सारी चीज मैंने आपको बता दी, एक एक पहाड़ी को रट लेना, नोट कर लेना, लिख लेना, छाप लेना। और कोई बात शक समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में बताना भाई साहब, उसका समाधान करने की कोशिश करेंगे। जैसे नीलगिरी की मैं बात कर रहा हूं, नीलगिरी की पहाड़ियां बहुत फेमस पहाड़ियां हैं भाई साहब, बहुत एग्जाम में आती हैं। तो नीलगिरी की पहाड़ियां 3 राज्यों में फैली हुई हैं। कितने राज्यों में? 3 राज्यों में। तो केरल में बहुत बड़ा विस्तार है इनका, तमिलनाडु में बहुत बड़ा विस्तार है, सबसे ज्यादा तो इन्हीं दोनों राज्यों में, और थोड़ा बहुत कर्नाटक में इनका विस्तार है। कौन से राज्य में? कर्नाटक में। लेकिन सबसे ज्यादा जो विस्तार है नीलगिरी की पहाड़ियों का, वो कौन से राज्यों में है? वो है आपका केरल और तमिलनाडु में, सबसे ज्यादा विस्तार है इन नीलगिरी की पहाड़ियों का। नोट कर लेना। ठीक है, ये पॉइंट भी नोट कर लेना। अब नीलगिरी की पहाड़ियों पे देखो, मान लीजिए एक हिस्सा इस तरीके से आया और एक हिस्सा ऐसे आया, और यहां पे है नीलगिरी की पहाड़ियां। ऐसे भी नोट करके लिख लेना आप, कौन सी पहाड़ियां हैं? नीलगिरी की पहाड़ियां, बहुत फेमस पहाड़ियां हैं भाई साहब यहाँ पे। अब ये हिस्सा यहां से आया इस तरीके से, और ये हिस्सा एक यहां से आया। अब ये वाला हिस्सा कौन सा है? पूर्वी घाट। ये वाला बेटा हिस्सा हो गया पूर्वी घाट, जिसमें पूर्वी घाट में बहुत सारी पहाड़ियां मैंने अभी आपको बताई हैं, जो आंध्र प्रदेश तमिलनाडु वाली हैं। और ये वाला हिस्सा हो गया बेटा पश्चिमी घाट का। कौन सा हो गया? पश्चिमी घाट का हिस्सा हो गया। ठीक है। पश्चिमी घाट में भी मैंने बहुत सारी पहाड़ियां आपको बताई हैं। ठीक है। इस पश्चिमी घाट को और एक और नाम से जाना जाता है, सह्याद्री के नाम से। ये पढ़ा चुका हूं बेटा मैं आपको, पूरा टॉपिक पढ़ा दिया है। क्या बोलते हैं इसी को? सह्याद्री पर्वत बोलते हैं। इसी सह्याद्री पर्वत में कौन सी और चोटी है? कलसूबाई है। कलसूबाई इसके उत्तर में स्थित है, सह्याद्री के उत्तर में। और इसके दक्षिण में जाएंगे तो कौन सी है? कुद्रेमुख। ठीक है। जो टॉपिक मैंने क्लास पहले पढ़ा दिया है, नए बालक पुराने बालक जो भी टॉपिक देख रहे हो, जो पहली क्लास देखेंगे तो समझ में आएगा, जो पढ़ा दिया है। तो ये दोनों घाट, ये वाला पश्चिमी घाट हो गया और ये वाला पूर्वी घाट हो गया। ये उड़ीसा से लेके तमिलनाडु तक फैला है। ये कहाँ से शुरू होता है? उड़ीसा राज्य से शुरू होता है और नीचे कहाँ तक आता है? तमिलनाडु तक। ठीक है, पूर्वी घाट वाला हिस्सा। और पश्चिमी घाट की बात करें तो ये फैला है नर्मदा और ताप्ती के पास से, जहां नर्मदा नदी गिरती है ना कच्छ की खाड़ी में आके, माफ कीजिए खम्मात की खाड़ी में आकर के, यहां से लेकर के तमिलनाडु तक फैला हुआ है। ठीक है भाई साहब। तो यहाँ पे दोनों घाट आपस में मिलते हैं, कौन सी पहाड़ियों पे आकर के मिल जाते हैं? नीलगिरी की पहाड़ियों पर मिल जाते हैं। यही प्रश्न आता है कि पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का मिलन बिंदु कहाँ पे है, दोनों घाट कहाँ पर मिलते हैं? तो मिलन बिंदु कहाँ है उनका? दोनों घाटों का मिलन बिंदु कहाँ पे स्थित है? तो मिलन बिंदु स्थित है नीलगिरी की पहाड़ियों में, जो कि 3 राज्यों में फैली है, लेकिन सबसे ज्यादा जो विस्तार है वो केरल और तमिलनाडु में स्थित है। ठीक है, दोनों पॉइंटों को नोट कर लेना और रट लेना बहुत अच्छे से। तो कोशिश करिए, हमने ये नीलगिरी की पहाड़ियां मैंने इधर लिखी थी तो यहाँ पे मैंने बता दिया। ठीक है, 3 राज्यों में फैली हुई है, इसे मैं अब हटा देता हूँ, आपने नोट कर लिया होगा। ठीक है, तो कोशिश करी इसमें ज़्यादातर पहाड़ियों को कवर करने की। हमने जो भी एग्जाम में, बहुत सारे एग्जाम्स में पूछी गई हैं पिछले 5-7 साल में, 8 साल में, जितने एग्जाम्स में पूछी गई हैं वो सब मैंने कवर करी है इसमें आपके लिए। और उम्मीद है कि बेटा इससे बाहर नहीं जाएगा बिल्कुल, और कोशिश करेंगे। संभावना रहती है कि 99% कवर किया जाए, लेकिन फिर भी चूँकि बहुत बड़ा विस्तार है ज्योग्राफी का, टॉपिकों का भी बहुत बड़ा विस्तार है, कोई भी एक आध छूट भी सकती है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं। लेकिन इनको आप कवर कर लेना, अच्छे से नोट्स बना लेना। ये टॉपिक मैं पहले पढ़ा चुका हूँ, लेकिन पहाड़ियों का टॉपिक मैंने स्पेशली अलग से लिया है आपको याद कराने के लिए, क्योंकि स्पेशली अलग से ही ये क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कि शेषाचलम की पहाड़ियाँ कहाँ पे हैं, नल्ला मलाई की पहाड़ियाँ कहाँ पे है ना, इलायची की पहाड़ियाँ कौन से राज्य में स्थित हैं, धूपगढ़ कौन से राज्य में स्थित है ना, पंचमढ़ी कौन से राज्य में। तो ये वाली पूछी जाती है डायरेक्ट राज्य याद करिएगा आप। और ये पहाड़ियाँ कहीं ना कहीं पर्वतों का ही हिस्सा है, जैसे पश्चिम घाट पूर्वी घाट का हिस्सा, हिमालय का हिस्सा है ना, इन्हीं का हिस्सा है। जो छोटा स्तर होता है वही पहाड़ी कहलाती है। ठीक है,
इस पॉइंट को बहुत अच्छे से आप याद कर लीजिएगा। अगली क्लास में आपसे फिर मुलाकात करेंगे। चैनल को लगातार बच्चों अपने मित्रों के साथ, दोस्तों के साथ शेयर करते रहिए क्लास को। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो भी आप इस्तेमाल करते हैं वहाँ पर भी शेयर करते रहिए। और यदि आप नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगली क्लास में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।